आज पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। आकाश को 7 सीढ़ियाँ और इनके लेखक हैं शांतनु कुमार आचार्य। तो सबसे पहले मैं इनके जीवन चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालूं। जीवन परिचय। शांतनु कुमार आचार्य मूलतः उड़ीसा भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इनका जन्म 15 मई 1933 ईस्वी 1993 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। वे रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री में MSc किए थे। उन्हें 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वे लेखक के साथ साथ शिक्षाविद भी थे। 30 साल तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया, पढ़ाया। इनकी लगभग 15 उपन्यास और 22 कहानी संकलन है, जिसमें लगभग 400 कहानियां संकलित है और बच्चों के लिए इन्होंने 10 बाल पुस्तकें भी लिखी है। अब प्रस्तुत कहानी में दार्शनिकता के भी भाव छिपे हुए हैं, जो मानव का सही मार्गदर्शन करता है। इस कहानी में 7 चक्र भेदने की बात कही गई है और स्वर्ग जाने के लिए युधिष्ठिर की तपस्या को दर्शाया है। लेखक कहना चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भी 7 चक्र जीवन भेदने पड़ते हैं और यह साधना के माध्यम से ही साधक प्राप्त कर सकता है। हमारे शरीर में भी 7 चक्र है। जब हम साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, तब ये 7 चक्र एक जगह मिलकर प्रकाश पैदा करता है और कुंडलिनी जागृत करता है और मानव शरीर में एक दिव्य चमत्कार होता है और उस चमत्कार के बल पर दिव्य दृष्टि मिलती है व्यक्ति को। तो इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से आचार्य शांतनु कुमार जी ने हमें मन को केंद्रित तथा मन या शरीर दोनों को केंद्रित करने की सीख दी है। तन और मन के केंद्रित होने से बड़े से बड़े चमत्कार होंगे। मनुष्य अपने लक्ष्य और उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। किसी साधक को भी इसी मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर साधक अपनी साधना के माध्यम से शरीर के अंदर निहित 7 चक्रों को पार कर जाते हैं तो एक अद्भुत चमत्कार होता है। उनके अंदर उन्हें दिव्य दृष्टि मिल जाती है। संजय की तरह हुए बिना टेलीविजन के ही इस अंतः चक्षु से सारी सृष्टि का दर्शन करने में सफल हो जाते हैं, जो एक आम आदमी के पास यह शक्ति नहीं प्राप्त होता है, असंभव है। तो यहाँ पर शिक्षाविद व रचनाकार शांतनु कुमार जी ने इस कहानी के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को दर्शाया है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है कहाँ से? सो देखिए, अब कहानी की शुरुआत होने जा रही है। अभी तो हमने भूमिका बताया आपको। अब इस कहानी की शुरुआत होती है अखबार में छपे हुए एक इश्तिहार यानी विज्ञापन से। सुबह सुबह उठकर जब लेखक अखबार हाथ में लेकर पढ़ने बैठ जाता है तो रॉकेट पायलट की वैकेंसी दिखाई देती है, जिसमें लिखा था कि निम्नलिखित पते पर आवेदन करें। और यह पता था कि सामंती चंद्रशेखर महाकाश गवेषणा केंद्र मुंबई 1। देखिए, इस बुक में भी आप देख रहे हैं, आपका ये जो किताब है इसमें दिया हुआ है। इस समय लेखक फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेकर एरोप्लेन के पायलट बन चुके थे, परंतु इससे संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि विमान को ही और ऊंचाई पर ले जाएं, परंतु यह तो असंभव था। बस क्या, इस विज्ञापन ने उनके मन को हवा दे दी और ये बिना इंतजार किए फौरन ही आवेदन कर दिए। फिर इनका इंटरव्यू लेकर आया और इन्हें मुंबई बुलाया गया। इंटरव्यू का समय जब आया तो इन्हें मुंबई बुलाया गया और ये इंटरव्यू के लिए मुंबई चले गए। वहां पहुंचे तो इनके तो होश ही उड़ गए। अरे, भारत के कई जगहों से आवे तक आए थे। सभी हृष्ट पुष्ट, देखने में लंबा चौड़ा स्मार्ट और ये छोटे कद के दुबले पतले नाटे व्यक्ति थे, परंतु इनके अंदर जितने ही नाटे थे, छोटे थे, उतने ही जोश की भंडार थी। जोश की कमी नहीं थी। जोश की कमी इनकी कद से कहीं 4 गुना लंबी थी। इतने में इंटरव्यू का समय भी आ गया पास और घंटी बजी। आवेदक को अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने लगा। पहला नंबर इनका ही था। जब ये अंदर गए तो इन्होंने अंदर में क्या देखा कि 7 बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं। डॉक्टर ने इशारे से इन्हें संदूक दिखाया। तदुपरांत आवेदक यानी इनसे कहा कि सुनिए, ये हैं स्वर्ग जाने की 7 सीढ़ियां। इन्हें पार करने वाला स्वर्ग जा सकता है, ऐसा हम मान लेंगे। अर्थात इस 7 संदूक की परीक्षण से जो पास हो जाएगा वही आगे रॉकेट पायलट की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण ले सकेगा। इतना कहते ही लेखक को इशारा किया कि पहली संदूक की ओर कदम बढ़ाओ और इस संदूक का नाम है धूप अंधेरी पेटी। अब क्या है,
कि ठीक इस पेटी के अंदर जैसा अंधेरा होता है वहाँ बहुत दिन तक एकांत में रहना पड़ता है। इसी की परीक्षण किया जाता है। यह रॉकेट में इस तरह से अंधेरे में अकेला रह सकता है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। डॉक्टर ने इन्हें संदूक के अंदर धकेल कर दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। धर से दरवाजा बंद हो गया। देखते ही देखते धप से संदूक की बत्ती भी बुझ गई। इसके बाद फिर घिर आया चिमचिमाता अंधेरा, चारों ओर सूनापन, रंच मात्र भी किसी की आवाज वहां सुनाई नहीं पड़ रही थी। जैसे लेखक को लग रहा था कि वे महाकाश में हैं, यानी अंतरिक्ष में हैं, जहां बिल्कुल शून्य और अंधेरा होता है। लेखक चुपचाप बैठे रहे उसमें, क्योंकि वहां अंगड़ाई तक भी लेने की जगह नहीं थी। यह एक छोटा तंग संदूक था, ठीक रॉकेट पायलट की केबिन की तरह था। उस पर अंधेरा था, थोड़ी बहुत ट्विनिंग बल्ब चारों तरफ लटक रही थी, जिसमें से इनका परीक्षण किया जा रहा था। इनके शरीर और मन की परीक्षा हो रही थी, ये कितना अपने शरीर को और मन को काबू में रख सकते हैं, ये देखी जा रही थी। सुबह होते ही इन्होंने टटोला अंधेरे में, जैसे कि अंधा व्यक्ति टटोलता है। इन्होंने अंधे व्यक्तियों की तरफ बोतल पर उभरे हुए शब्द को उंगली के स्पर्श से पढ़ा। उस पर लिखा था दूध, और उस बोतल को उठाकर उसने मुंह से लगाई और पी लिया। इनकी भूख मिट गई। अब तो ये एक परीक्षा में पास कर गए। एकाएक संदूक का दरवाजा खुला और ये बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्हें रोशनी दिखाई पड़ी और लगा कि ये बहुत दिनों के बाद प्रकाश देख रहे हैं, उजाला देख रहे हैं। और उस उजाले को देखकर ये बड़े खुश हो गए। उसके बाद दूसरी संदूक से उन्हें गुजरना पड़ा, और वो संदूक का नाम था शैतान चक्री। शैतान चक्री संदूक। इस संदूक की क्या खासियत थी? रॉकेट जिस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक उसी प्रकार से ये संदूक में प्रवेश करने के बाद घूमने लगता है। इसमें घूमने पर कैसा अनुभव होता है? मानो किसी व्यक्ति को एक रस्सी में बांधकर चक्री से घुमाया जा रहा हो। अब लेखक दूसरे संदूक में प्रवेश किए, अर्थात शैतान चक्री संदूक में। अब डॉक्टर ने इन्हें पैर सिकोड़ कर आराम से सोने को कह दिया, और दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने स्विच हाथ में पकड़ा दिया। आप देखिए फोटो में कैसे स्विच पकड़ा रहे हैं, और इनके हाथ में, और कहा कि जैसे कि स्विच दबाओगे वैसे ही संदूक के अंदर की बत्ती बुझ जाएगी। नहीं दबाओगे तो जलती रहेगी, लेकिन तुम्हें दबा कर रखना पड़ेगा। जब तक तुम्हें होश रहेगा तब तक दरवाजा दबाकर तुम रखना इस स्विच को। जब तक दबाए रखोगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हें घूमने की और इच्छा है। अगर बत्ती जल गई तो मैं समझूंगा कि तुम डर गए, तब चक्री बंद कर दूंगा। उस शैतान चक्री के अंदर उनका शरीर झंझनाने लगा, मांसपेशियां खींचने लगी। उनको पता था कि चक्री से तेजी से घूमने पर शरीर का भार बढ़ जाता है, खून का भार भी बढ़ जाता है, परंतु वे डरे नहीं। हिम्मत के साथ वे बत्ती को तब तक दबाए रखे जब तक चक्री रुकी नहीं। दरवाजा खुला, डॉक्टर दिखाई पड़े। अब डॉक्टर को देखते ही उनके अंदर उत्सुकता जग गई, और वे डॉक्टर से पूछ दिए कि क्या मैं रॉकेट पायलट बन सकता हूँ? डॉक्टर मुस्कुराए और 5 और पेटियों की ओर इशारा करके कहा कि अभी इन सारे परीक्षण से तुम्हें गुजरना है, तब तय होगा कि तुम रॉकेट पायलट बन सकते हो कि नहीं। उसके बाद अब तीसरी देखिए, अब तीसरी संदूक जो है वो लाख की कोठरी है। आपको दिख रहा है ये तीसरी संदूक, इसमें तस्वीर में देखिए। अब तीसरी संदूक थी जिसका नाम था लाख की कोठरी। लाख की कोठरी का नाम सुनते ही लेखक चौंक पड़े। अरे ये क्या? ये तो पांडवों को भी इसी घर में रखा गया था और कौरवों ने आग लगा दी थी। लेखक का सोचना भी सही था। जैसे ही लेखक लाख की कोठरी में प्रवेश किया वैसे ही कमरा गर्म होने लगा। देखते ही देखते चारों ओर धुआं उठने लगा। पसीने से लेखक लथपथ हो गए, फिर भी बैठे रहे। ऐसी परीक्षण क्यों की गई? इसलिए की गई कि अंतरिक्ष रॉकेट जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उस समय वह इसी तरह गर्म हो जाता है। अब आधे घंटे बीत गए, तब इन्हें बाहर निकाला गया। डॉक्टर फिर मुस्कुरा कर बोले, लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे। फिर इनके पूछने पर बताया कि अंदर का तापमान कितना था, तब उन्होंने बताया 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था। अरे वाह! अब अगला कोठरी आया ध्वन्यागार। नेक्स्ट कोठरी क्या था? ध्वन्यागार। ध्वन्यागार से मतलब क्या? नाद की कोठरी। अब अगला कोठरी को नाद की कोठरी कहते हैं, जिसमें प्रवेश करने के उपरांत
इतनी ध्वनि की गई कि कान में रुई डालकर बैठना पड़ा। इस आवाज से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। इसकी परीक्षण इसलिए की जाती है कि जब पृथ्वी से रॉकेट ऊपर की ओर उठता है तो आकाश को चीर देने वाली भयंकर गर्जना करता है, और अगर पायलट इस ध्वनि को नहीं सह पाएगा तो वह किस प्रकार से रॉकेट उड़ाएगा। अब इसके बाद इस परीक्षण से भी वो गुजर गए। अब 5वें संदूक की बारी आई, नाचने वाला संदूक। अब देखिए नाचने वाला संदूक तस्वीर में देखिए कैसे है। अब इस संदूक में परीक्षण इसलिए किया जाता है, नाचने वाला संदूक में, कि जब रॉकेट महाकाश की ओर ऊपर उठने लगता है तो उसमें उन्हें अनेक धक्के खाने पड़ते हैं, और दिशा ज्ञान के लिए भी व्यक्ति को इस स्थिति में दिशा ज्ञान रखना पड़ता, रख रहा है या नहीं, इसकी परीक्षण की जाती है। और इस परीक्षण में भी लेखक पास हो गए। अब और क्या है कि अब अगला परीक्षण होगा इनका, उसका नाम है भार शून्य संदूक। अब देखिए भार शून्य संदूक में इसमें प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होने लगता है कि शरीर का वजन गायब हो गया। शरीर तो रहता है परंतु वजन नहीं। बड़ी तकलीफदेह स्थिति होती है। इसका परीक्षण इसलिए किया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचे जाने पर एक ऐसा स्थान आता है जहां रॉकेट पायलट के देह से भार शून्य हो जाता है, अर्थात जिंदा रहकर भी वह समझ नहीं पाता कि वह जिंदा भी है या मृत है। लेखक 6ठी संदूक की परीक्षण भी पास कर गया। अब बारी आई 7वें संदूक की, जिसको कहते हैं महाशून्य संदूक। देखिए महाशून्य संदूक आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में। इस संदूक में सबसे ज्यादा कष्ट होता है, परंतु वास्तविक रॉकेट पर चढ़ने का मजा तो यही मिलता है। इसमें रॉकेट पायलट की जो पोशाकें होती है, यानी ड्रेस जो होता है, ड्रेस वगैरह जो होती है, मुखौटे वगैरह जो होते हैं, ये सभी पहनने को मिलते हैं। और क्या, पारदर्शी मुखौटा मास्क लगा लेने के बाद लगता है अरे वाह हम तो रॉकेट में बैठ ही गए हैं, ऐसी अनुभूति होने लगती है और बड़ा मजा आता है। अब इनकी परीक्षण प्रारंभ हो गई तो पहले इन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन दी गई, जिस ऑक्सीजन की थैली से श्वास ले सके। ड्रेस पहनकर तो संदूक में प्रवेश कर ही चुके थे। प्रवेश करते ही इन्होंने क्या देखा कि इनकी सीट पर एक गिलास पानी रखा था, परंतु यह पानी पीने के लिए नहीं था। फिर किसके लिए था, किसके लिए रखा गया था? लेखक भी प्रतीक्षा करने लगे। अचानक भूं करके हुए एक यंत्र चलने लगा। इनको लगने लगा कि अरे शरीर को कोई चूस रहा है। इनके आसपास जो हवाएं थी वो सोखी जा रही थी और हवा का स्थान भरने के लिए इनकी पोशाकें फूली फूली जा रही थी, और इनकी आंखों के सामने मीटर का एक कांटा धीरे धीरे घूम रहा था। वह कांटा था ऊंचाई नापने का यंत्र। वह दिखा रहा था 10,000 फीट, 15,000 फीट, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 फीट, फिर क्या ये 70,000 फीट, यानी ये ऊपर की ओर उठने लगा। परीक्षण चल रहा था। वे वास्तव में ऊपर नहीं उठ रहे थे, परंतु 70,000 फीट ऊपर पहुंचने की उन्हें अनुभूति कराई जा रही थी। इनकी पोशाकें और स्किन मेढक की तरह फूलकर मोटी होती चली जा रही थी। लेखक थोड़ा टेस्ट करने के लिए अपनी हाथ से क्या किए, ग्लव्स निकाल लिए। अरे ये क्या, उनकी पलकें मूंदने लगी और हथेली अचानक बैलून की तरह फूल उठी। मीटर का कांटा उठता गया 75,000 फीट। इतने में लेखक ने क्या देखा कि ग्लास का पानी जो था वो खौलने लगा। वो तापमान के कारण नहीं खौल रहा था, लघु चाप के कारण खौल रहा था, क्योंकि 75,000 की ऊंचाई पर पानी पानी नहीं रह जाता, वह भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है। तब डॉक्टर ने बाहर निकलने पर इनको बताया कि यदि पोशाकें ना होती तो खून भी वाष्प बनकर उड़ जाता तुम्हारी। इनकी पोशाक में एक माइक्रोफोन भी लगा हुआ था। उसे अपने मुंह से पास लाकर लेखक बोला, हेलो हेलो सुनो, मैं युधिष्ठिर बन गया हूँ, मेरा नर्क दर्शन पूरा हो गया है, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। इन्हें अपने आप पर तब आश्चर्य हुआ कि कहाँ मैं दुबला पतला सा छोटा सा व्यक्ति चुन लिए गए और वे सारे पहलवान कहाँ के कहाँ चले गए। जब इन्होंने अपने गुरुजी को यह खबर दी तो उनके गुरुजी को जरा भी आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी उनके अंदर की प्रतिभा को पहले से ही पहचानते थे। इसलिए यदि आप भी सभी ध्यान केंद्रित करेंगे पढ़ाई में तो आपको सब कुछ आने लगेगा, आपको स्वयं पर आश्चर्य होगा। सचमुच यदि देह और मन को वश में करना सीख जाएंगे, हर क्षेत्र में आपकी सफलता कदम चूमेगी। जिस प्रकार से लेखक ने इस व्यक्ति का उदाहरण देकर उसकी सफलता का राज बताया, उम्मीद से ज्यादा वो
आवेदक जो था वो उसका प्रतिफल प्राप्त किया। किस प्रकार से रॉकेट पायलट बन गया वो? मन में दृढ़ संकल्प शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उन्होंने अपने शरीर को भी उस लायक बनाया, इसलिए वो उस सबको पार कर गए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि आप भी मन और तन को साधना सीखें, एकाग्र करना सीखें, अवश्य सफलता आपकी कदम चूमेगी।